दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और इसी बीच तिहाड़ जेल से केजरीवाल को लेकर एक दिलचस्प खबर सामने आई है। ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि केजरीवाल जानबूझकर हाई शुगर वाली चीजें खा रखे हैं। वो आलू पूड़ी, आम और मिठाई का सेवन कर रखे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने अर्जी लगाई थी कि उनका शुगर लेवल बढ़ गया है और इसके लिए उन्होंने अपने प्राइवेट डॉक्टर से मिलने की अपील की थी। हफ्ते में 3 दिन वर्चुअली कंसल्ट की इजाजत देने को कहा था, लेकिन सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगा दिया, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। ईडी के वकील की दलील थी कि केजरीवाल का वजन घर का खाना खाने से बढ़ा है और वो जमानत पाने के लिए मेडिकल ग्राउंड बना रहे हैं और इसीलिए वो हाई शुगर वाला खाना खा रहे हैं। केजरीवाल जानबूझकर आलू पूरी, आम और मिठाई जैसी चीजें खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। केजरीवाल को डायबिटीज बताई जाती है। अरविंद केजरीवाल को घर का खाना खाने की इजाजत दी गई थी। ये भी कहा जा रहा है कि जो चाय वो पी रहे हैं उसमें चीनी डाली जा रही है। केजरीवाल का फास्टिंग शुगर लेवल 243 बताया जा रहा है, जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods which is not permitted. हालांकि केजरीवाल के वकील ने इस बारे में कुछ बोलने से इनकार कर दिया। Is that correct? Whatever he is having is as per the doctor's prescribed diet. I don't want to say anything much. जैसे ही ये बात कोर्ट से निकलकर बाहर आई तो सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर हो गई। आज से पहले आपने यह तो सुना होगा कि हार्डकोर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसी मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और अपने आप को ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस हद तक क्रिमिनल माइंडेड हैं कि जेल से बाहर निकलने के लिए ऐसे वो घोटाले कर रहे हैं। और उनको चूंकि राजमहल में रहने की आदत है, इसलिए वो जेल में भी बड़े ठाठ से रह रहे हैं। याद रखिएगा, दिल्ली की जेल केंद्र सरकार के अधीन नहीं, दिल्ली सरकार के अधीन आती है और वो अरविंद केजरीवाल सरकार के अधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इंडोनेशिया से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि नॉर्थ सुलावेसी प्रांत में मौजूद रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। राख और धुआं काफी ऊंचाई तक पहुंच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंजर कितना दहशत में डालने वाला है। कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी फटने से 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ऐसा नजारा कई वर्षों के बाद देखने को मिला है। सुनामी की आशंका पैदा हो गई है। अब वैज्ञानिकों को चिंता है कि इस विस्फोट के बाद ये ज्वालामुखी समंदर में न समा जाए। पहला धमाका और पहले धमाके से आसमान में 2 किलोमीटर ऊंची राख की दीवारें बनी। इसके बाद दूसरे विस्फोट से ये बढ़कर 2.5 किलोमीटर हो गई। दुबई में ऐसा जल प्रलय आया कि हर तरफ हाहाकार मच गया, क्योंकि ऐसी आपदा का सामना अभी तक नहीं करना पड़ा था। वहीं पर ओमान और पाकिस्तान में भी बाढ़ ने तांडव मचाया हुआ है। दुबई जैसा रफ्तार वाला शहर पानी पानी हो गया। आखिर इतनी बारिश हुई कैसे? इसके पीछे क्या आशंका जताई जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऊंची ऊंची इमारतें, चमक दमक और तरक्की का नाम है दुबई। लेकिन एक दिन की बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि शहर की चमक ही फीकी पड़ गई। पूरा दुबई शहर जलमग्न हो गया। रेगिस्तान में इस तरह की बारिश ना कभी पहले देखी गई और ना ही सुनी गई। लेकिन जब दुबई पर मुसीबत आई तो रेगिस्तान में हर तरफ हाहाकार मच गया। रेगिस्तान में सैलाब आया, बारिश कहर बनकर टूट पड़ी। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। बारिश और बाढ़ ने ऐसी आफत मचाई कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।
अभी भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही डराने वाली है। दुबई शहर के किसी फ्लाईओवर का ये मंजर है जहां रेलिंग से लेकर होर्डिंग तक तिनके की तरह उड़ गए। लोग दहशत में हैं और अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन बारिश है कि आगे बढ़ नहीं रही। पूरे दुबई ने इससे पहले इतनी भयंकर बारिश नहीं देखी थी। संयुक्त अरब अमीरात और उससे सटे रेगिस्तानी इलाकों को हुई भीषण बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। दुबई में हर जगह जल प्रलय वाला दृश्य है। जहां गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, वहां लोग फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। दुबई में अभी और बारिश की आशंका जताई जा रही है। ओमान का हाल भी जुदा नहीं है। यहाँ भी कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जो कई सालों तक नहीं दिखी। ओमान में तो मानो जल प्रलय आया है। वहीं पाकिस्तान में कुदरत की मार ने कई जिंदगियां ली है। भीषण गर्मी में मरुस्थलीय इलाके वाले ये मुल्क बाढ़ की विभीषिका देख रहे हैं। आखिर क्या है रेगिस्तान में आई इस प्रलय की वजह, ये आगे जानेंगे। अब मुलावी और मस्कट के हालात बेहद दयनीय है। बाढ़ में स्कूली बस वाहन से 10 बच्चों की जान चली गई। हर तरफ सैलाब का संकट दिख रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा तबाही है। 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 22 अप्रैल तक बारिश का अनुमान है। अब सवाल है कि अचानक इतनी बारिश कैसे हुई, वो भी उस जगह जहां बारिश अमूमन बेहद ही कम होती है। प्रचंड गर्मी और सूखे रेगिस्तान वाले शहर में कुदरत की तबाही के बाद मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। दुबई में हुई जबरदस्त बारिश ने लोगों को घुटने पर ला दिया है, लेकिन ऐसी कहर बरपाने वाली बारिश के पीछे क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल बारिश की वजह भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बारिश से 3 दिन पहले आसमान में विमान उड़ाए गए थे। आशंका ये भी जताई जा रही है कि क्लाउड सीडिंग के दौरान ही कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसका खामियाजा दुबई के लोगों को उठाना पड़ा। क्लाउड सीडिंग बारिश करवाने का एक कृत्रिम तरीका है, यानी वैज्ञानिक तकनीक के जरिए कुदरत से थोड़ी छेड़छाड़ करके बारिश करवा सकते हैं। दुनिया में कम बारिश वाली जगहों पर क्लाउड सीडिंग के प्रयोग किए जाते हैं। दरअसल आसमान में बादलों की तो मौजूदगी रहती है ही, लेकिन कहा जाता है कि हर बादल बारिश नहीं करवा सकता। इसलिए पहले वैज्ञानिक ऐसे बादलों को चुनते हैं जिसके जरिए बारिश करवाई जा सके। फिर उन बादलों में सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर केमिकल पहुंचाने के लिए छोटी मिसाइलों और लंबी दूरी की खास तरह की बंदूकें भी प्रयोग में लाई जाती हैं, जबकि कई बार विमानों के जरिए बादलों में ये केमिकल पहुंचाए जाते हैं। आशंका जताई जा रही है कि दुबई में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया और माना जा रहा है कि उसका यही प्रयोग उल्टा पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं हापुड़ में चटनी को लेकर संग्राम छिड़ गया। एक डोसा वाले रेस्टोरेंट में 2 युवक पहुंचते हैं, डोसे के साथ दी गई चटनी के खराब होने की बात कहते हैं और इसके बाद तो हंगामा सा खड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। कैसे और फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई टेबल, तो कोई गमला। जिसके हाथ में जो सामान आ रहा है वो बस फेंके जा रहा है। कोई चिल्ला रहा है तो कोई समझाने की कोशिश कर रहा है। मौके पर हंगामा मचा हुआ है। कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, बस तोड़फोड़ चल रही है। हंगामे की ये तस्वीरें आई हैं हापुड़ से, जहां चटनी को लेकर शुरू हुआ विवाद यहां तक पहुंच गया कि हाथापाई की नौबत आ गई।
सुनने में बेहद अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इस हंगामे के पीछे की वजह चटनी ही है। मामला हापुड़ नगर के कोतवाली क्षेत्र के फ्रीगंज रोड का है। इलाके में एक डोसा रेस्टोरेंट चलता है। रेस्टोरेंट में डोसा खाने 2 युवक पहुंचे। पहले दोनों ने रेस्टोरेंट के कर्मचारी को डोसे का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर बाद जब डोसा टेबल पर आया, डोसे के साथ चटनी भी आई। लेकिन जैसे ही एक युवक ने डोसे को चटनी के साथ खाया तो उसे चटनी का स्वाद बेहद ही खराब लगा। युवक के मुताबिक चटनी गर्मी की वजह से खराब हो गई और खाने लायक नहीं थी, जिसके बाद उसके साथी ने भी चटनी चखी तो उसने भी यही बात कही। इसके बाद तो दोनों युवक रेस्टोरेंट वालों पर आग बबूला हो गए। खराब शिकायत की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। बात बढ़ती ही चली गई। हाथापाई की नौबत आ गई। युवकों ने कुर्सी, गमले फेंकने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट में पहुंचे कुछ ग्राहक भी गुस्से में आ गए। उन्होंने भी सामान फेंकना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट की शक्ल पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। मौके पर भीड़ भी जमा हो गई थी। हैरत की बात है कि वहां पर मौजूद लोगों ने युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की। सब हंगामे का वीडियो बनाने में मस्त रहे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर मामले को शांत कराया गया। पुलिस के मुताबिक जिन युवकों के साथ विवाद हुआ था, उन्होंने अपने कुछ और साथियों को रेस्टोरेंट पर बुला लिया था। इतना ही नहीं, एक युवक तो अपने साथ पिस्तौल भी लेकर पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने ऐन मौके पर पहुंचकर मामला संभाल लिया। बाद में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। हापुड़ से न्यूज़ 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट। और खबर अमेठी से, जहां पर कांग्रेस नेता विकास अग्रहरी ने यू टर्न ले लिया है और कुछ घंटे में ही फिर से पार्टी बदल दी है। और बीजेपी का दामन थामने वाले विकास अग्रहरी ने कुछ ही घंटे में फिर से घर वापसी कर ली है। विकास अग्रहरी ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें कि आज सुबह ही बीजेपी जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र की मौजूदगी में कांग्रेस के प्रदेश सह समन्वयक विकास अग्रहरी बीजेपी में शामिल हुए थे। हुआ भाजपा और फिर से अचानक कांग्रेस कार्यालय में? देखिए, एक होता है सामान्य शिष्टाचार, एक होता है कल्चर हमारा कि हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी से जुड़ने जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सामान्य शिष्टाचार को जो है पार्टी की सदस्यता दे दी जाए, पार्टी में शामिल होना मान लिया जाए। तो कम से कम इन लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए था। आदमी आत्मा से कहीं जाता है, आदमी रहता है जहाँ पर रहता है, आत्मा से रहता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता है। तो हम आत्मा से कांग्रेस में थे, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी कांग्रेस में ही रहेंगे। किन परिस्थितियों में आपको वहां जाना पड़ा? आपने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, भाजपा जिला अध्यक्ष ने आपको अंगवस्त्र दिया और ये प्रेस रिलीज बाकायदा जारी की गई कि आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है। आप मेरा कोई एक बयान दिखा दीजिए, कोई एक बयान सुना दीजिए जिसमें मैं कह रहा हूं कि मैंने भाजपा की सदस्यता ली। मैं एक सामान्य शिष्टाचार के माध्यम से उनसे मिलने गया था। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे पहले बीजेपी ज्वाइन की और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और उन्होंने दोबारा से यू टर्न ले लिया। विकास अग्रहरी कांग्रेस के नेता, कुछ ही घंटे में उनका मन बदल गया और उन्होंने घर वापसी कर ली। पहले कैसे बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने अपना मन बदला और घर वापसी कर ली। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, कुछ घंटे ही हुए थे। विकास अग्रहरी ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर फिर से कांग्रेस ज्वाइन किया और आज सुबह ही बीजेपी जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र की मौजूदगी में कांग्रेस के प्रदेश सह समन्वयक विकास अग्रहरी बीजेपी में शामिल हुए थे। अब वापस से कांग्रेस में आ गए हैं। तो ये दल बदल की राजनीति की तस्वीरें आपको अमूमन अक्सर चुनावों के दरमियान देखने को मिल ही जाती हैं। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री ने रोड शो किया। इसमें हजारों की संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। अमित शाह ने एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया और राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला भी बोला। अमित शाह हमारे साथ मौजूद है और अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं और गृह मंत्री जी से हम बात करते हैं। सर, आपका ये रोड शो है, ठीक है, हमने पिछली बार भी रोड शो आपका देखा था।
तब से लेकर अब तक आपने सबसे बड़ी सौगात अहमदाबाद को क्या दी? देखिए, गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के हर नागरिक के मन में 400 पार का उत्साह है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह है। इतनी चिलचिलाती धूप में किलोमीटरों तक लोग खिड़कियों पर, टेरेस पर, रोड पर हर जगह दिखाई पड़ते हैं। ये मोदी जी का जन समर्थन। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये कहते हैं कि 400 का जो नारा है अमित भाई, ये अब एक जुमला ही है। ये भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? अब वो तो उनको पीछे, मगर 400 पार वास्तविकता है और काउंटिंग के दिन राहुल गांधी जुमले का जवाब दें। हमने आपको इलेक्शन ट्रेल में देखा, लोग अमित भाई कहते थे, अब अमित काका कह रहे हैं, तो क्या उम्मीद बढ़ गई अभी? युवा भी बड़े हैं, मेरी उम्र भी बड़ी है। एक अंतिम सवाल, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कल पहले चरण का चुनाव है और आप ये मेगा रोड शो कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये 10 साल में मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को मजबूत करने का काम किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया है, देश को 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाने का काम किया है। एक और 5 साल मोदी जी को दीजिए, हम 2047 में विकसित भारत की नींव डालने का काम करेंगे। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह और इनका कहना था विकसित भारत की नींव डालने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन ईश्वर दयाल के साथ अमित पांडे, अहमदाबाद, न्यूज 18 इंडिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।